guns start to boom out, and there it flies from the masthead, the flag of the new Dominion of India. भारतीय तिरंगे को सलामी दिए जाने की ऐतिहासिक रस्म। स्थान प्रिंसेस पार्क, नई दिल्ली, 15 अगस्त 1947। दुनिया और भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख और भारत के जीवन में एक नया मोड़। ब्रिटिश राज के अंत की ये कहानी 1947 के आरंभ में शुरू हुई थी। ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार को एक बड़ी आशा ये थी कि भारत बिना किसी बंटवारा किए सुलह शांति के साथ आजाद होगा, लेकिन ये आशा पूरी नहीं हुई और 3 जून 1947 को क्लेमेंट एटली को ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा करनी पड़ी। India, after many centuries of internal disunion, was united under British rule. It has been a prime object of British policy to maintain the unity. हिंदुस्तान सदियों से तितर-बितर रहने के बाद ब्रिटिश राज के अधीन एक हुआ और एक रहा। ब्रिटिश नीति का पहला उद्देश्य ये रहा कि इस महान उपमहाद्वीप की इस एकता को बनाए रखा जाए और हमें आशा थी कि देश के आज़ाद होने के बाद भी वो बनी रहेगी। कैबिनेट मिशन भेजने के पीछे भी यही उद्देश्य था, लेकिन हिंदुस्तानी नेता इस योजना से सहमत नहीं हो सके और अब देश का बंटवारा करने के अलावा कोई चारा नहीं। इसका मतलब ये कि ब्रिटिश हिंदुस्तान का राजकाज अब 2 सरकारों को कुछ ही महीनों में सौंप दिया जाएगा। क्लेमेंट एटली के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी देश को संबोधित किया। Today, I am speaking to you on another historic occasion when a vital change affecting the future of India is proposed. You have just heard an announcement. आज मैं आप सबको एक और ऐतिहासिक मौके पर संबोधित कर रहा हूं, जब एक ऐसे परिवर्तन का सुझाव दिया गया है जिसका असर हिंदुस्तान के भविष्य पर पड़ेगा। आपने ब्रिटिश सरकार की वो घोषणा सुनी जिसमें हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में आत्मनिर्णय की बात कही गई है। मतलब ये कि ये इलाके हिंदुस्तान से अलग हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही देश की आज़ादी का वचन भी दिया गया है। हमने ये सुझाव मान लेने का फैसला किया है, खुशी से नहीं, क्योंकि पीढ़ियों से हम एक संयुक्त हिंदुस्तान और उसकी आज़ादी के लिए लड़ते आए हैं। फिर भी मुझे विश्वास है कि हमने जो फैसला किया है वो ठीक है। 14 अगस्त की शाम जवाहरलाल नेहरू अपने 17 यॉर्क रोड वाले घर पर इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू के साथ खाने की मेज पर बैठे ही थे कि बगल के कमरे में फोन की घंटी बजी। लाइन इतनी खराब थी कि नेहरू ने फोन कर रहे शख्स से कहा कि उसने जो कहा उसे फिर से दोहराए। डोमिनिक लॉपेयर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं। जब नेहरू ने फोन रखा तो उनका चेहरा सफेद हो चुका था। उनके मुंह से कुछ नहीं निकला और उन्होंने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। जब उन्होंने अपना हाथ चेहरे से हटाया तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उन्होंने इंदिरा को बताया कि ये फोन लाहौर से आया था। वहां के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की आपूर्ति काट दी थी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे। जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। नेहरू ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा था, मैं आज देश को कैसे संबोधित कर पाऊंगा, मैं कैसे जता पाऊंगा कि देश की आज़ादी पर मैं खुश हूं, जबकि मुझे पता है कि मेरा लाहौर, मेरा खूबसूरत लाहौर जल रहा है। इंदिरा गांधी ने अपने पिता को दिलासा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप अपने भाषण पर ध्यान दीजिए जो कि आपको आज रात देश के सामने देना है, लेकिन नेहरू का मूड उखड़ चुका था। बहरहाल संसद के सेंट्रल हॉल में ठीक 11:55 पर नेहरू की आवाज गूंजी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. बहुत सालों पहले हमने नियति से एक वादा किया था। अब वो समय आ पहुंचा है कि हम उस वादे को निभाएं। शायद पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक जरूर। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और आजादी के स्वागत में अपनी आंखें खोलेगा। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, शंख बजने लगे।
वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू बह निकले और महात्मा गांधी की जय के नारों से सेंट्रल हॉल गूंज गया। सुचेता कृपलानी ने, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, पहले अल्लामा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां गाया और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम गाया, जो बाद में भारत का राष्ट्रगीत बना। संसद भवन के बाहर मूसलाधार बारिश में हजारों भारतीय इस बेला का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक थे जाने माने पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह। 14-15 की रात को मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर था हजूब के साथ। बाहर तो खलकत इतनी थी कि कोई हिसाब ही नहीं है, और उनमें से ज्यादातर तो मेरे जैसे थे, रेफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए थे, और कईयों के तो सब कुछ खो गया था। मेरा भी जाता रहा, मगर उस वक्त इतना उत्साह था आजादी का कि वो कुछ रोज के लिए तो उनको ख्याल ही नहीं आया। नारे लगा रहे थे, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। संसद भवन में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि माउंटबेटन आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल होंगे। देर रात जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का न्योता देने गवर्नमेंट हाउस आए। माउंटबेटन ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। लापियरे और कॉलिंस लिखते हैं, माउंटबेटन ने पोर्ट वाइन की एक बोतल निकाली और अपने हाथों से अपने मेहमानों के गिलास भरे। फिर अपना गिलास भरकर उन्होंने अपना हाथ ऊंचा किया, टू इंडिया। एक घूंट लेने के बाद नेहरू ने माउंटबेटन की तरफ अपना ग्लास कर कहा, किंग जॉर्ज षष्टम के लिए। नेहरू ने उन्हें एक लिफाफा देकर कहा कि इसमें उन मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें कल शपथ दिलाई जानी है। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के जाने के बाद जब माउंटबेटन ने लिफाफा खोला तो उनकी हंसी निकल गई, क्योंकि वो खाली था। जल्दबाजी में नेहरू उसमें मंत्रियों के नाम वाला कागज रखना ही भूल गए थे। सुबह 8 बजे पहले मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को। इसके बाद माउंटबेटन ने जॉर्ज षष्टम का संदेश पढ़कर सुनाया। This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place, इस ऐतिहासिक दिन पर जब भारत एक आज़ाद देश की हैसियत से राष्ट्रमंडल में अपनी जगह ले रहा है, मैं आपको दिली बधाई और शुभकामनाएं भेज रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप और आपके नेता अपनी पूरी राजनीतिक सूझबूझ के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। शाम को दिल्ली की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में माउंटबेटन को भारत का झंडा फहराना था। उनके सलाहकारों का मानना था कि वहां करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन वहां 6 लाख लोग इकट्ठा थे। Middle of a vast sea of seething humanity that's poured into the Prince's Park in New Delhi. Frankly, I've never seen so many people. They must be here literally in their hundreds of thousands. A great, swarming, excited, cheering, enthusiastic Indian crowd to celebrate the climax of the day's excitement in New Delhi. माउंटबेटन की 17 वर्षीय बेटी पामेला भी 2 लोगों के साथ उस समारोह को देखने पहुंची थी। भीड़ इतनी थी कि उनके लिए 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल था। नेहरू ने पामेला को देखा तो चिल्लाकर कहा कि वो लोगों के सिर पर चढ़कर मंच पर पहुंचे। पामेला माउंटबेटन ने अपनी किताब इंडिया रिमेंबर्ड में लिखा, मैंने चिल्लाकर कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी हुई है। नेहरू बोले, सैंडल को हाथ में ले लो। मैं ऐसे ऐतिहासिक मौके पर ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए। नेहरू ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम सैंडल पहने पहने ही लोगों के सिर के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ो, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। मैंने कहा, मेरी हील उन्हें चुभेगी। नेहरू बोले, नादान लड़की, सैंडल को हाथ में ले लो और आगे बढ़ो। पहले नेहरू लोगों के सिर पर पैर रखते हुए मंच पर पहुंचे और फिर उनकी देखा देखी मैंने भी सैंडल को उतारकर हाथों में ले लिया और इंसानों के सिरों की कालीन पर पैर रखते हुए मंच तक पहुंच गई।
उधर अपनी बग्घी में कैद माउंटबेटन उससे नीचे ही नहीं उतर पा रहे थे। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर नेहरू से कहा, लेट्स हॉइस्ट द फ्लैग। वहां पर मौजूद लोगों ने सौभाग्य से माउंटबेटन की आवाज सुन ली। नेहरू के इशारा करते ही तिरंगा झंडा फ्लैग पोस्ट के ऊपर गया और लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने 25 गज की दूरी से अपनी बग्घी पर ही खड़े खड़े उसे सैल्यूट किया। लोगों के मुंह से बेसाख्ता निकला, पंडित माउंटबेटन की जय। भारत के इतिहास में किसी दूसरे अंग्रेज को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था कि लोग इतनी शिद्दत से उसकी जय जयकार करें। जैसे ही झंडा ऊपर गया, उसके ठीक पीछे एक इंद्रधनुष उभर आया, मानो प्रकृति भी भारत की आजादी के दिन का स्वागत कर रही है। The shouts of Jai Hind and the booming out of the 31 gun salute, there flies the flag over Prince's Park, and behind it the great monsoon clouds are piling up. A shower of rain goes sweeping across the old Mughal fort, and a rainbow, a vivid rainbow, breaks out right across the sky. A symbol we all wish we were here for the future hope and prosperity of the new Dominion of India.